कविता और नित्या दोनों सगी बहनें थी। दोनों की शादी एक ही घर में हुई थी। बड़ी बहन कविता हाउसवाइफ थी, जबकि छोटी बहन नित्या जॉब करती थी। एक शाम नित्या ऑफिस से घर आती है तो वो गंदी सैंडल पहनकर ही घर में आ जाती है। हॉल में उसकी बड़ी बहन पोछा लगा रही होती है। नित्या हाई हील पहने हुए वहाँ पहुँच जाती है। तभी कविता उससे कहती है, अरे ये क्या नित्या बहन, तुमने तो पूरा फर्श खराब कर दिया। जरा अपनी बहन का भी थोड़ा ख्याल रखा कर। मैंने कितनी मेहनत से इस पूरे फर्श पर पोछा मारा था। तो क्या दीदी, वैसे भी तो आप पूरा दिन घर में ही पड़ी रहती हो, थोड़ा काम कर भी लोगी तो क्या चला जाएगा। ये कहकर वो अपने रूम में चली जाती है, जिसके बाद बेचारी कविता को फिर से सारे घर की साफ सफाई करनी पड़ती है। जब से नित्या जॉब करने लगी है तब से पैसों को लेकर उसमें काफी घमंड आ गया है। मैं उसे कुछ कह भी तो नहीं सकती, आखिरकार वो है तो मेरी छोटी बहन ही। ऐसा कहकर कविता फिर से साफ सफाई में लग जाती है। अगले दिन नित्या अपने लिए शॉपिंग करके आती है और वो अपने कमरे में जाकर उन कपड़ों को ट्राई करती है। वाह, मैं तो कितनी खूबसूरत लग रही हूँ इन कपड़ों में, अच्छा खासा कमाती हूँ। जितने मर्जी नए कपड़े लाऊं अपने लिए, पर इन पुरानी साड़ियों का क्या करूँ। एक काम करती हूँ, कविता दीदी को दे देती हूँ। वो कुछ साड़ियाँ और पुरानी सैंडल ले जाकर कविता को देते हुए कहती है, दीदी ये मेरी कुछ साड़ियाँ हैं जिन्हें पहनना मैंने अब बंद कर दिया है, आप इन्हें पहन लेना। हमेशा ये फटी हुई साड़ियाँ पहनती रहती हो। खैर अब इसमें आपकी क्या गलती। मैं समझ सकती हूँ कि जीजा इतना कमा नहीं पाते कि आपके शौक पूरे कर सके। थैंक्स नित्या, ये साड़ियाँ हैं तो बहुत सुंदर, पर तुम प्लीज इन्हें वापस ले जाओ, क्योंकि अगर मैंने इन्हें अपने पास रखूंगी तो तेरे जीजा जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। उनसे जितना बन पड़ता है वो मेरे लिए करते हैं और मैं उसी में ही खुश हूँ। ओहो, इतना एटीट्यूड। खैर कोई बात नहीं, ये कपड़े ले जाकर मैं भिखारियों में बांट आऊंगी, कम से कम उनको कपड़ों की कदर तो है। फिर वो उन पुराने कपड़ों को ले जाकर मंदिर में बैठे भिखारियों में बांट आती है। इसे कहते हैं कपड़ों की कदर करना। और एक वो मेरी घमंडी बहन, जिनके पास भले ही पहनने को फटे पुराने कपड़े हैं, लेकिन घमंड इतना कि पूछो मत। शाम को जब नित्या घर पहुंचती है तो कविता ने खाना बनाकर तैयार रखा हुआ होता है। वो फ्रेश होकर जल्दी से डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाती है। आज तो मुझे बहुत तेज भूख लगी है। तभी उनकी सास नित्या से कहती है, आजा आजा मेरी कमाऊ बहू, तेरी बड़ी बहन ने सारा खाना बनाकर तैयार रखा है। जैसे वो खाने का पहला निवाला लेती है तो उसके मुंह में कंकड़ आ जाता है। ये क्या कंकड़? दीदी आप मुझसे जलती हो, ये तो मैं पहले से ही जानती थी, लेकिन अब क्या आप मुझे मारना भी चाहती हो जो कंकड़ वाला खाना आपने मुझे दे दिया? ये तो कैसी बातें कर रही है नित्या, तू तो मेरी बहन है, मैं तुझे क्यों मारना चाहूंगी? क्या इसका मतलब कल मुही तूने मुझे मारने के लिए इसमें कंकड़ डाले थे? अपनी सास को ऐसा करते देख उसकी छोटी बहन बड़ी खुश होती है। मैं सब जानती हूँ, तुझे पता है कि तेरी छोटी बहन तो सारा दिन काम पर रहती है और घर में बची मैं और तू, तो तूने सोचा होगा क्यों न इस बुढ़िया को रास्ते से ही हटा दिया जाए ताकि फिर इस घर पर तेरा ही राज हो। आप बिल्कुल गलत समझ रही है माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर तूने फिर ऐसी गलती की तो मैं तुझे तेरे मायके भेज दूंगी। अरे वाह, मेरा तीर एकदम सही निशाने पर लगा है। मैंने तो ऐसे ही बहाना बनाया था। बेचारी मेरी घमंडी बड़ी बहन, बेकार में डांट खा ली सासू माँ से। इसके बाद नित्या कविता से कहती है कि दीदी अब जल्दी से सारे खाने को फेंक दो और हम सबके लिए फिर खाना बना दो। अच्छा छोड़ो, मुझे नहीं खाना अब तुम्हारा खाना, मैं बाहर से ही कुछ ऑर्डर कर देती हूँ। हाय मेरी प्यारी बहू। बेचारी कविता रोते हुए सारा खाना फेंक देती है और बर्तन धोने लग जाती है। कुछ देर बाद बाहर का खाना आता है। नित्या वो खाना खुद खाती है, उसमें से अपनी सास को भी देती है, लेकिन कविता को वो दोनों एक बार भी नहीं पूछती। बेचारी कविता बासी सूखी रोटी खाकर ही सो जाती है। ना जाने मेरी सास मुझसे इतनी नफरत क्यों करती है, जबकि मैं सारा दिन घर का काम करती हूँ। वही मेरी छोटी बहन से इतना लाड करती है। क्या सिर्फ इस वजह से कि मैं गरीब हूँ और नौकरी करके पैसे नहीं कमाती? काश अगर मम्मी पापा ने अपनी गरीबी के चलते मेरा स्कूल नहीं छुड़वाया होता तो आज मैं भी पढ़ी लिखी होती। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। अब तो कविता के साथ साथ उसकी सगी छोटी बहन, जो कि उसकी देवरानी भी थी, वो भी उस पर अत्याचार करने लगती है। ये सब देख वो सोचती है, सचमुच अनपढ़ लोगों को इस दुनिया में कोई नहीं पूछता। काश मैंने पढ़ाई कर ली होती तो मुझे आज किसी के ताने नहीं सुनने पड़ते। लेकिन अगर बचपन में नहीं कर पाई तो क्या हुआ, अब कर लूंगी। वैसे भी कहते हैं ना, जब जागो तब सवेरा। ये सोचकर वो अपने पति से कहती है, सुनिए जी, मैं भी पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती हूँ। अगर हम दोनों मिलकर कमाएंगे तो हम भी भविष्य में होने वाले अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकते हैं। उसकी बात सुनकर उसका पति प्रवेश उससे कहता है, तुम बिल्कुल सही कहती हो कविता, मैं सारा दिन मेहनत करके पैसा कमाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर भी इतना नहीं कमा पाता कि तुम्हारे 2 या 3 शौक भी पूरे कर सकूं। आप चिंता मत कीजिए जी, ऊपर वाले ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। ये सुनकर वो घर का सारा काम खत्म करके रात में थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना शुरू करती है। इस बात की खबर ना ही उसकी बहन को लगती है और ना ही उसकी सास को। एक दिन नित्या अपने पति मयंक से कहती है, मयंक नेक्स्ट वीक हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है और हम इसे बड़े ही धूमधाम से मनाएंगे। अच्छा खासा सेलिब्रेशन होगा ताकि सभी रिश्तेदारों को पता चल सके कि हम जैसा अमीर कोई नहीं है।
पर नित्या, बेकार में इतना पैसा खर्च करने की जरूरत ही क्या है? तुम्हें तो पता ही है कि हम कितनी मेहनत से पैसा कमाते हैं। उस पैसे को जोड़ने में कितना समय लग जाता है और कुछ घंटों की मस्ती के लिए हम इतना पैसा कैसे बहा दें? तुम तो अच्छी तरह जानती हो ना कि ये पैसा हमने अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए जोड़ कर रखा है। तो क्या हुआ मयंक, हम फिर से पैसा सेव कर लेंगे। हम अपने फ्यूचर के चक्कर में अपना प्रेजेंट तो खराब नहीं कर सकते ना। मयंक भी उसकी बातों में आ जाता है और वो उसकी बात मान लेता है। फिर अपनी एनिवर्सरी वाले दिन वो दोनों एक बहुत बड़े महंगे होटल में एक बड़ी सी पार्टी देते हैं। वो अपनी इस बड़ी सी पार्टी में अपनी बड़ी बहन कविता को भी बुलाती है। अब पता चलेगा इसे कि मैं कितनी अमीर हूँ। कविता भी उस पार्टी में जाती है और वो नित्या के लिए एक बड़े ब्रांड की ड्रेस गिफ्ट में लेकर जाती है। जब नित्या वो ड्रेस देखती है तो वो अपनी बहन से कहती है, अरे ये क्या, ये तो बहुत बड़े और महंगे ब्रांड की ड्रेस है। इसे खरीदना आपकी हैसियत में तो नहीं है दीदी? कहीं किसी शोरूम में डागा तो नहीं डाल दिया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है नित्या, बल्कि सच तो यह है कि मुझे एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई है, जहाँ मेरी सैलरी पूरे 40,000 रूपए है। ये बात सुनते ही नित्या हैरान रह जाती है और वो उससे पूछती है, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? आपको तो पढ़ना तक नहीं आता था। मैं कई दिनों से रात में पढ़ाई कर रही थी। जब सारी दुनिया मुझे अनपढ़ कहती थी तब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन जब तुम मुझे मेरी नाकामयाबी के चलते ताने देती थी तब मुझे बहुत बुरा लगता था, जिसके चलते मैंने ठान लिया था कि अब मैं भी कुछ बनकर ही रहूंगी। अब मैं तुम्हारी नई मैनेजर हूँ और तुम मेरी असिस्टेंट मैनेजर। उसकी बातें सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं। तभी वहाँ उन दोनों का बॉस ब्रिजेश खन्ना आ जाता है और कविता की तारीफ करने लगता है। मैंने आज तक मेहनती और पढ़े लिखे लोग तो देखे हैं, लेकिन कविता की पढ़ाई में जो जुनून है वो मैंने आज तक किसी में नहीं देखा। मुझे गर्व है कि आप जैसी होनहार लड़की हमारे साथ काम करेगी। वेलकम टू माय कंपनी। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। नित्या जो 2 साल से उस कंपनी में काम कर रही थी, वो एक बार भी अपने बॉस से मिल नहीं पाई थी। अपनी बड़ी बहन की वजह से ही वो आज अपने बॉस से मिल पाई थी। अपनी बहन की सफलता देखकर उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो उससे माफी मांगती है। दीदी, मुझे अपनी गलती का बहुत पछतावा है। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, लेकिन तुमने कभी मुझसे कुछ नहीं कहा। मुझे माफ कर दो। अरे बस कर पगली, अब रुलाएगी क्या? और वैसे भी तू तो मेरी छोटी बहन है, तो मैं तुझसे नाराज कैसे हो सकती हूँ? मुझे गर्व है कविता कि तुम मेरी पत्नी हो। हाँ भाभी, आपने तो वो कर दिखाया जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वी आर प्राउड ऑफ यू। अपनी बड़ी बहू की कामयाबी देख उसकी सास का बर्ताव भी उसके प्रति बदल जाता है और अब वो अपनी दोनों बहुओं को एक समान समझने लगती है, जिसके बाद वो दोनों बहनें खुशी खुशी रहने लगती हैं। सुहानी की सहेली रीमा की शादी जयपुर में हुई थी। शादी के बाद रीमा का फोन आता है। हेलो सुहानी, रीमा बोल रही हूँ। रीमा, कैसी है तू? शादी के बाद तो तू मुझे भूल ही गई। जयपुर का मौसम कैसा है? सुहानी, मैं जयपुर में नहीं, दिल्ली में हूँ, मायके में हूँ, इसीलिए तो तुझे फोन किया है। तुझसे मिलने का बहुत मन था। क्या तू दिल्ली आई हुई है? चल मैं थोड़ी देर में तुझे मिलने आती हूँ। सुहानी रीमा को मिलने जाती है, पर वो रीमा के ससुराल की बातें सुनकर घबरा जाती है। क्या तुझे ससुराल में इतना काम करना पड़ता है? तो और क्या, शादी के बाद तो मेरी लाइफ बहुत ही बंद सी गई है। वही सुबह 5 बजे सोकर उठो, फिर घर के सारे काम करो, दिन भर सास ससुर ननद सबके ताने सुनो। इतना करने के बाद भी कोई 2 मीठे बोल नहीं बोलता। हर चीज में टोका टाकी करना। मेरी सास तो इतनी तेज है कि हर समय मेरे पीछे पड़ी रहती है। जरा देर के लिए फोन पकड़कर बैठूं तो 10 बातें सुना देती है कि तू फोन में लगी है, कोई काम नहीं करती। इतना फोन में लगना अच्छा नहीं होता, इतना टीवी देखना अच्छा नहीं होता। मुझे तो तेरी बातें सुनकर डर लग रहा है। क्या ससुराल ऐसा होता है? वही तो, पहले मैं सोचती थी कि शादी होगी, मजे करूंगी, हस्बैंड के साथ घूम कर आऊंगी, पिक्चर जाऊंगी, होटल में खाना खाऊंगी। पर हमारे यहाँ तो मजाल है, बाजार की कोई दाल भी आ जाए, जब देखो माँ जी यही कहती है, घर पर बनाओ बहू, घर का खाना अच्छा होता है। होटल भी नहीं जाने देती है। और ऊपर से मेरी ननद और पड़ोसी रिश्तेदार रोज हमारे घर आए रहते हैं। जब देखो मेरी सास हुक्म चलाती रहती है, बहू ये बना लो, बहू वो बना लो। बस मैं तो बहू कम नौकरानी ज्यादा बन गई हूँ ससुराल जाकर। हो, मुझे तो तेरी बातें सुनकर बहुत घबराहट हो रही है। रीमा, सचमुच ससुराल जाना कितना खतरनाक है। मेरा बस चले तो मैं तो ससुराल ही नहीं जाऊंगी। चल पागल, हर एक लड़की को एक न एक दिन शादी करके अपने ससुराल जाना ही पड़ता है। और तू वैसे भी आंटी जी और अंकल जी को जानती है, वो तो और 6 महीने बाद तेरी शादी भी कर ही देंगे। अब तू भी तैयार हो जा ससुराल जाकर ये सब झेलने के लिए। रीमा की बातें सुनकर सुहानी बहुत डर गई थी। उसने तो ठान लिया था कि वो ससुराल नहीं जाएगी, पर उसके मम्मी पापा उसके लिए लड़का देख रहे थे। सुहानी बेटा, तुझे कितने लड़के दिखाए, पर तुझे कोई लड़का पसंद क्यों नहीं आता है? कल मिस्टर भाटिया का लड़का मोहित, वो तो देखने में बहुत अच्छा था और उसका काम भी बहुत अच्छा था।
फिर तुमने उससे रिश्ते के लिए मना क्यों कर दिया? मम्मी, मुझे शादी नहीं करनी है। रीमा कह रही थी कि शादी के बाद जल्दी सोकर उठना होता है। यहाँ पर तो मैं 12 बजे तक बेफिक्र सोई रहती हूँ। तुम मुझे बार बार आकर उठाती हो, पर मुझे कोई डर नहीं होता क्योंकि मेरी माँ मुझे उठा रही होती है। और तुमसे तो मैं लड़ झगड़ भी लूंगी, पर वहाँ तो मैं बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी। ऐसा नहीं है सुहानी, ससुराल ही बेटी का असली घर होता है और बेटी को अपने ससुराल को ही एक ना एक दिन अपना घर बनाना होता है। और फिर धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा जब मैं तुझे बुलाती रहूंगी और तू मुझे कहेगी कि मम्मी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं अपने परिवार में व्यस्त हूँ। पता है, ऐसा ही होता है। नहीं मम्मी, मेरे को नहीं जाना। मैंने बोल दिया ना, मेरा मन नहीं है अभी शादी का। मुझे अपनी लाइफ को बांधना नहीं है। सुहानी, बिटिया कहाँ है? ये देख, मैं तेरे लिए गरम गरम छोले भटूरे लेकर आया हूँ। पड़ोस में हलवाई की एक नई दुकान खुली है। मैंने सोचा तू सोकर उठ गई होगी, तो इससे बढ़िया गरम गरम नाश्ता और क्या होगा। चल अब जल्दी से उठ जा और खा ले। देखा मम्मी, यहाँ आप मेरा कितना ख्याल रखते हो। मेरे कहे बिना मेरे सामने इतनी चीजें हाजिर हो जाती हैं। क्या ये सब वहाँ होगा? मुझे अपने मम्मी पापा को छोड़कर कहीं नहीं जाना है। पापा, मम्मी को बोलो ना मुझे अभी शादी नहीं करनी है। मुझे आप दोनों के पास ही रहना है। अच्छा ठीक है, मत करो अभी शादी भाई, पर एक बार मेरे दोस्त सुदर्शन जो कि यहीं दिल्ली में ही रहते हैं, उनके बेटे गगन से तो मिल ले। अगर लड़का पसंद ना आए तो तू उसी समय मना कर देना। सुहानी लड़के को देखने के लिए मान जाती है। लड़के वाले सुहानी को देखने आते हैं। सुहानी बेटा, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? तुम तो हमें बहुत पसंद आई हो। भाई साहब, हमें ये रिश्ता मंजूर है। आपकी बिटिया बहुत प्यारी है। सुहानी गगन के साथ छत पर बात करने के लिए चली जाती है। सुहानी, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? अगर तुम किसी और से प्यार करती हो तो मुझे कह सकती हो। मैं अभी नीचे जाकर इस रिश्ते से इनकार कर दूंगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बस आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। आप सब सुबह कितने बजे सोकर उठते हो? अब क्या ये कैसा सवाल है सुहानी? बताइए तो। जब तक आप इस सवाल का उत्तर नहीं देंगे तब तक मैं शादी के लिए हाँ नहीं कहूंगी। अब पापा मम्मी को सुबह जल्दी उठने की आदत है, पर मैं वही 8 बजे तक सोकर उठता हूँ। अभी सुहानी गगन के साथ बात कर ही रही थी कि तभी उसकी माँ बुलाने आ जाती है। सुहानी बेटा, तुम्हारे पापा तुम्हें नीचे बुला रहे हैं। सुहानी की बात अधूरी रह जाती है। सुहानी के पास ऐसा कोई कारण नहीं था जिससे कि वो इस शादी के लिए मना कर सके। लड़का भी अच्छा था और सुहानी अपने पापा के दोस्त के घर ही शादी होकर जा रही थी, तो उसके माता पिता को भी परिवार को लेकर कोई चिंता नहीं थी। सब कुछ अच्छे से निपट गया और सुहानी की शादी गगन से तय हो जाती है। शादी में रीमा भी पहुंचती है। देखा, बड़ा कहती थी ससुराल नहीं जाएगी। अब तू भी फंसी गई ना अपने ससुराल वालों के चंगुल में। अब देखना, तेरी रात की नींद और दिन का चैन उड़ गया, समझ। रीमा, मैं पहले से बहुत डरी हुई हूँ। अब तो जले पर नमक मत छिड़क। आज मेरी शादी है, प्लीज आज तो मेरी टांग मत खींच। चल नहीं खींच रही टांग, आ मेरे साथ फोटो तो खिंचवा ले। सुहानी मन में न जाने कितना डर लेकर ससुराल पहुंचती है। उसके मन में यही सवाल चल रहे थे कि वो अपने ससुराल में कैसे रहेगी। सब कुछ बदल गया था। उसके मम्मी पापा आसपास नहीं थे। नए चेहरे सास ससुर के रूप में उसके सामने थे। अगली सुबह सुहानी जब गहरी नींद में थी, एक मीठी सी आवाज उसके कानों में पड़ती है और सुहानी अचानक से उठ बैठती है। सॉरी मम्मी जी, अभी 5 ही बजे है। मुझे पता था मुझे 5 बजे उठना है। शादी के बाद ससुराल में सुबह 5 बजे ही सोकर उठते हैं, ये मुझे पता था। अच्छा हुआ मैं अलार्म लगाकर सोई थी। अरे बेटा, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? मैं तो तुम्हारे लिए गरम गरम चाय लाई थी। पर तुम ये क्या बोल रही हो बेटा? 5 नहीं 10 बज रहे हैं। मैंने सोचा तुम शादी की थकान से नींद में हो, इसलिए मैं तुम्हारी चाय खुद ले आई। 10 बज रहे हैं और मम्मी जी ने मुझे उठाया नहीं। पर रीमा तो कह रही थी कि उसकी सास ने अगले दिन उसे सुबह जल्दी उठा दिया था। ये सब उल्टा क्यों हो रहा है? सुहानी नहा धोकर तैयार होकर रसोई में जाती है। सुहानी बेटा, तुम डाइनिंग टेबल पर बैठो। देखो तुम्हारे ससुर जी तुम्हारे लिए रबड़ी, जलेबी, ढोकला और पता नहीं क्या क्या नाश्ता लेकर आ गए हैं। इन्हें पता ही नहीं था कि मैंने तुम्हारे लिए नाश्ते में आलू पूरी बनाए हैं। अब ये सब तुम्हें ही खत्म करना है। कितनी दुबली पतली हो बेटा, खाने के मामले में सोचा मत करो। जो भी खाना है तुम्हारा अपना घर है, सब कुछ खुला है, तुम कुछ भी खाओ, यहाँ कोई रोक टोक नहीं है। ये तुम्हारा अपना घर है। मैं ससुराल को लेकर कितनी गलतफहमी में थी। हर कोई एक सा नहीं होता, सबका अपना स्वभाव होता है और ससुराल को अपना बनाना तो एक लड़की के हाथ में होता है। ये बात मुझे समझ आ गई है। मैं रीमा को भी समझा दूंगी कि वो अपने ससुराल को अपना घर समझ कर रहे।
सुहानी अपने ससुराल में बहुत खुश थी। ससुराल वालों के प्रति जो डर रीमा ने उसके मन में डाला था, वो डर अब निकल चुका था। सुहानी रीमा को भी समझाती है कि वो अपने ससुराल को अपना घर मानकर रहे तो उसे भी प्यार जरूर मिलेगा।